हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्लास 12th का जो जेनेटिक्स का यूनिट है, इट इज़ अ वेरी बिग यूनिट। तो मैंने क्या किया है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रही हूँ एंड मैं एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग इन डीप उसके बाद हमें चाहिए कि हम एक जगह पे से बहुत छोटे से के अंदर सब कुछ कवर कर पाएँ। क्योंकि देखो, जेनेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंटली बहुत कुछ समझने वाली चीज़ें होती हैं। तो हमें समझ चुके हैं, है ना। बस इस वीडियो के अंदर मैं एक क्विक रिवीजन करने वाली हूँ, जो चीज़ें हमें याद करनी है, जो चीज़ों को बिल्कुल ऐसे दिमाग में रहनी चाहिए व्हेन वी आर स्टडिंग जेनेटिक्स, उन सारी चीज़ों को, और जो भी जब सब कुछ पढ़कर एक कंसोलिडेट कर रही हूँ सब कुछ एक साथ, ठीक है। सो आप इसे एक रिवीजन लेक्चर की तरह समझो, पर मैं इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट कवर करने वाली हूँ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आपको लगेगा आपने बहुत सारा जेनेटिक्स चैप्टर फर्स्ट पार्ट के अंदर ही कर लिया है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स होते हैं, है ना। मेंडल क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। मैं यहाँ पे साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिखती भी रहूँगी। मेंडल क्या है हमारे पास? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। इनसे पहले भी ऐसी बात नहीं है किसी ने ट्राई नहीं करी, पर इनसे पहले भी लोगों के जो कॉन्सेप्ट था जीन्स को लेकर वो ये था कि कैरेक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से ब्लेंड होके आते हैं, पर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमारे अंदर यूनिसेक्सुअलिटी है, यानी ऐसा नहीं हमारा फादर मेल है, मदर फीमेल है, तो हम मिक्स जेंडर के नहीं होते, एक ही जेंडर के होते हैं, राइट। स्किन कलर हमारा ऐसा नहीं होता, क्या तो बीच का आता है हमेशा, लाइक जो भी मदर और फादर का उनके सेंटर में आया, ऐसा कभी भी नहीं होता। एटाविज्म यानी हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसे कैरेक्टर्स भी शो करते हैं जो कि ना हमारे मदर में हो ना हमारे फादर में हो। तो इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट को तो हटा दिया था कि ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो होती है वो गलत है, यानी ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, ये द प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट था जो कि रिजेक्टेड था। ये क्या था? प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट था जो कि रिजेक्ट हो चुका था, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा मेंडलिज्म यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें याद करने वाली हैं, ठीक है। मेंडलिज्म में हमें ये पता चला था कि जो मेंडल सर थे, यानी जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, वो सिलिसियन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया के अंदर पैदा हुए थे। वो कहाँ पर पैदा हुए थे? सिलिसियन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया के अंदर हुए थे पैदा, ठीक है। इसके बाद हमें पता चला था कि इन्होंने पी प्लांट के ऊपर बहुत रिसर्च करी थी। इन्होंने पी प्लांट पे बहुत काम किया था, जिसको हम पाइसम सैटिवम भी कह देते हैं। 1856 से लेकर 1863 तक इन्होंने काम किया था फॉर 7 ईयर्स, ठीक है। यस, तो इन्होंने 7 ईयर्स के लिए 1856 टू 1863 तक काम किया था। कौन से पौधे पे किया था? पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम भी याद कर लो, पाइसम सैटिवम, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ना कुछ रूल्स बताए थे हेरिडिटी के, जो कि इतने ऑथेंटिक थे। इन्होंने कुछ रूल्स बताए थे हेरिडिटी के जो कि इतने ऑथेंटिक निकले, इतने सही निकले कि उनको हमने किसका दर्जा दिया? लॉज का दर्जा दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना सारा काम पब्लिश किया था। किस हेडिंग के नीचे करा था? उन्होंने अपने सारी रिसर्च, सारे अपना काम को जब टाइटल दिया तो उन्होंने क्या टाइटल दिया था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हमें ये पता है कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपने सारे, वो उन्होंने प्योर वेराइटीज़ पे किए थे। प्योर वेराइटीज़ को हम क्या कह देते हैं? ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ कह देते हैं। यानी कि आप समझ सकते हो ना, टी लिया था, है ना, वाई लिया था, आप कह दो कुछ भी, है ना। मतलब प्योर, स्टार्टिंग में प्योर लिया था उन्होंने प्लांट को। चाहे वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इट शुड बी डोमिनेंट, वो रिसेसिव भी हो सकता था,
ठीक है। जो उन्होंने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट को तो उन्होंने प्योर ट्रेट्स लिए थे, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़। क्या कहते हैं हम, प्योर जो होमोजाइगस ट्रेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। इसके बाद था कि एक डेफिनेशन थी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम कैसे बना सकते हैं, हम बना सकते हैं जब हम कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन करवाएं फॉर सेवरल जनरेशन्स एंड करवाने के बाद वो एक स्टेबल ट्रेट दिखाए, स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस दिखाए फॉर सेवरल जनरेशन। इसका कहने का मतलब है जब मैं टीटी मैं कैसे पता करूँगी कि ये जो प्लांट है मेरा प्योर है, कैसे मैं कंसिडर करूँगी इसे ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी, जब मैं इसे बहुत बार सेल्फ पॉलिनेशन कराऊंगी फॉर वेरियस जनरेशन्स और वो सेम ही ट्रेट दिखाएगा जो कि यहाँ पे था, तो मैं समझ जाऊँगी कि ये एक ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी थी। ठीक है, और मेंडल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना, मेंडल ने 14 वेराइटीज़ को स्टडी किया था, 14 वेराइटीज़ को स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। ठीक है, 14 वेराइटीज़ को स्टडी किया था, 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। देन मिड 19th सेंचुरी के अंदर, मिड 19th सेंचुरी के अंदर, ये आपको मैं बताऊंगी 14 वेराइटीज़ और 7 कैरेक्टर्स कैसे हुए थे, अभी एक टेबल आएगा उसमें बताऊंगी। मिड 19th सेंचुरी के अंदर ये बात तो क्लियर थी, एक हेडवे सा, यानी एक ना हमें रास्ता सा दिखने लग गया था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। मिड 19th सेंचुरी के अंदर हमें एक हेडवे था, हेडवे यानी हमें एक रास्ता दिखने लग गया था, किसका, अंडरस्टैंडिंग, यानी हमें समझ आने लग गया था कि इनहेरिटेंस कैसे होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया, क्यों हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी, क्योंकि इस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो कंडक्ट हो रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, ध्यान से देखना, हाँ, इसके बाद मैं आपको वो टेबल बना के दिखा देती हूँ। हमने देखा था मेंडल के जो 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज़ करे थे उनको एक बार देख लेते हैं ध्यान से। मेंडल के 7 कैरेक्टर्स का मैं एक टेबल बना रही हूँ, ध्यान से देखना। पहला कैरेक्टर उन्होंने जो लिया था दैट वाज हाइट, दूसरा उन्होंने जो लिया था दैट वाज फ्लावर का कलर, तीसरा था फ्लावर का पोजिशन, फिर था सीड का कलर, फिर था सीड का शेप, फिर था पोड का कलर और फिर पोड का शेप। ठीक है, ये तो थे उनके कैरेक्टर्स। इसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी कि उनमें से डोमिनेंट ट्रेट कौन सा था और उसमें से रिसेसिव ट्रेट कौन सा था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, मेरे को पता है आप लोगों को शायद ये सारा अच्छे से याद हो टेबल, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल था ये। अगर किसी को याद नहीं है तो फिर गड़बड़ वाली बात है, इसे प्लीज़ ध्यान से ढंग से याद कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं लिख के दिखाती हूँ। सबसे पहले हाइट के अंदर तो सबको याद ही होता है यूजुअली, क्या डोमिनेंट ट्रेट था, टॉल, और क्या रिसेसिव था, ड्वार्फ। फ्लावर का कलर क्या डोमिनेंट था, वायलेट, और क्या रिसेसिव था, वाइट। इसके बाद क्या है, फ्लावर की पोजीशन कौन सी डोमिनेंट थी, एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट थी, एक्सियल यानी जो लीफ के ऊपर वाली पोजीशन होती है वो। ठीक है, और टर्मिनल वाली रिसेसिव थी, टर्मिनल पोजीशन जो थी वो रिसेसिव पोजीशन थी। सीड कलर येलो डोमिनेंट होता है, यहाँ पे देखो उल्टा हो जाता है, सीड का कलर येलो डोमिनेंट था और ग्रीन रिसेसिव था।
यहाँ पे पोड का कलर हमें दिखता है, ये ज़्यादातर ग्रीन ही दिखता है, तो ग्रीन डोमिनेंट था और येलो रिसेसिव था। यहाँ पे ना उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमें पता है सीड की शेप क्या थी, राउंड डोमिनेंट थी और रिंकल्ड क्या थी, रिसेसिव थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड। इन्फ्लेटेड यानी कि ऐसा फूला हुआ सा पोड, और कंस्ट्रिक्टेड यानी कि कुछ इस तरीके का पोड, ठीक है। ये इन्फ्लेटेड वाला डोमिनेंट ट्रेट था और कंस्ट्रिक्टेड वाला रिसेसिव ट्रेट था। आई होप आपको ये टेबल अच्छे से याद हो गया होगा, ठीक है। तो हाइट आपकी टॉल वाली डोमिनेंट थी और रिसेसिव ड्वार्फ थी, ठीक है। फ्लावर कलर वायलेट था और वाइट था। एक्सियल आपकी डोमिनेंट पोजीशन थी, रिसेसिव आपकी टर्मिनल पोजीशन थी, ठीक है। ये आपको जो चीज़ भूल जाती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसको आपने अच्छे से याद करना है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल वाली डोमिनेंट थी, टर्मिनल वाली रिसेसिव थी, ठीक है। और आप जो भूल जाते हो वो है पोड की शेप, इन्फ्लेटेड वाली जो थी वो डोमिनेंट थी और कंस्ट्रक्टेड वाली वो थी, ठीक है। इतना हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट था हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पी प्लांट। हमने यानी पी प्लांट को जो चूज़ किया, जो मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया, उसको चूज़ करने से उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिली, ठीक है। फटाफट देखते हैं, क्योंकि देखो पी प्लांट जो था वो इजी टू कल्टीवेट था, यानी बहुत इजीली हम उसे कल्टीवेट कर सकते थे, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी। और एक एनुअल प्लांट था, तो ऐसा नहीं था कि हमने सिर्फ गर्मियों में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, सिर्फ सर्दियों में कर सकते हैं, तो हमें जो रिजल्ट्स थे वो पूरे साल के टाइम में मिल सकते थे। जो पी का फ्लावर था ना, वो पी का जो फ्लावर था वो यूजली क्या रहता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। तो अगर वो क्लोज्ड रहता है तो हमें ये तो पता है कि वो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करता, सेल्फ पॉलिनेशन ही करता है। बट अगर हमें देखो, हमें ना अगर सेल्फ पॉलिनेशन करानी होती है तो हमें उसको क्रॉस वाले से प्रिवेंट करना पड़ता है, फिर सेल्फ बहुत मुश्किल से होती है। बट इसमें अगर आपको सेल्फ करानी है तो आराम से हो ही जाएगी। अगर आपको क्रॉस करवानी है तो आप सिंपली क्रॉस करवा सकते हो लेकर, है ना। तो इसके अंदर सेल्फ और क्रॉस दोनों ही इजी हो गई थी। सेल्फ पॉलिनेशन तो इसकी नेचुरली ही हो रही थी, और इसकी अगर क्रॉस पॉलिनेशन हमें करानी हो तो हम मैन्युअली करा सकते थे लैब के अंदर, ठीक है। उसके बाद था पी प्लांट जो है वो बहुत सारे इजीली डिटेक्टेबल, ये मैं लिख देती हूँ लाइन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पी प्लांट जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ ईज़िली डिटेक्टेबल, जो कि हमें इजीली दिख जाता है, हमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने पड़ते, उस कैरेक्टर को ही देखने में बहुत ही इजीली डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स दिखाता था, जो कि कंट्रास्टिंग थे मेनली। इससे हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली जो होती है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अब क्योंकि देखो आप सबने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप सबको पता है कि आगे जाके हमें कोडोमिनेंस मिला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली, मल्टीपल एलिलिज्म बना। अब सोचो अगर फर्स्ट टाइम हम कोडोमिनेंस मिलती है हमें फर्स्ट टाइम के अंदर, तो हमें तो लगता है ना कि कोडोमिनेंस जो है वो एक ऑथेंटिक तरीका है करने का, और अगर कुछ और होता तो डोमिनेंस वाला जैसे जो हो रहा था वो हमें लगता है कि वो उससे डराई हुआ है, बट असल में डोमिनेंस से वो डराई हुआ है। डू यू गेट द पॉइंट, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस आएगा मैं लास्ट में कराऊंगी, बट वो इतना ऑथेंटिक लगेगा ना आपको, मतलब थोड़ा लास्ट में होगा। थोड़ा सा इसको क्विक करते हैं। नंबर ऑफ इजीली डिटेक्टेबल हमें कैरेक्टर्स, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे थे, जो कि आपस में कंट्रास्टिंग थे। ये सारे कंट्रास्टिंग, या तो टॉल या ड्वार्फ, वायलेट या वाइट, है ना, कंट्रास्टिंग भी थे और बहुत इजीली हमें दिख भी रहे थे, ठीक है। देन इसका एक और एडवांटेज था कि एक ही प्लांट बहुत सारे नंबर ऑफ सीड्स हमें देता है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा सीड्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और इसकी जो प्योर वेराइटीज़ है, जैसे कभी कभी तो हमें प्योर वेराइटीज़ बनानी ही पड़ती हैं, बट इसकी जो प्योर वेराइटीज़ है वो बहुत ईजीली अवेलेबल थी। क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट प्योर से स्टार्ट करना होता है, इसकी प्योर वेराइटीज़ बहुत ही ईजीली जो थी वो अवेलेबल थी, ठीक है। ये तो था बिल्कुल ऐसे बेसिक सा, ठीक है। देन इसके बाद ना मैंने एक वीडियो बना रखी है
जिसके अंदर कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट से कॉन्सेप्ट है जेनेटिक्स को लेकर, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। कि अलील क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम में वो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे तो मैं एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर रही हूँ, मुझे लगता है आपको क्या पता समझ भी ना आएगा, आप पहली बार कर रहे हो तो, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। अब मैं समझा रही हूँ आपको, फटाफट से देखते जाना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है जिसके अंदर हम एक ही जीन की पढ़ते हैं, एक ही जीन की जो इनहेरिटेंस है वो कैसे हो रही है वो हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं। यानी इसको मैं बोलूँगी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा हमें पता है, हमें प्योर से हमेशा स्टार्ट करना होता है। और आपको पता है कि हम कैसा क्रॉस करते हैं, हम टीटी और टीटी का आपस में क्रॉस कराते हैं और हमें जो वैरायटी मिलती है दैट इज़ टीटी, जो कि हमें दिखने में कैसी होती है, टॉल होती है। फिर ये हमारी F1 जनरेशन होती है, फिर F2 के अंदर हम इस टीटी को टीटी से क्रॉस करवाते हैं। मैं आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करके नहीं दिखाऊंगी, आएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो आपको बताऊँगी क्या होता है, ठीक है ना। ये था, इसको जब हम क्रॉस करते हैं तो हम फिर प्यूनेट स्क्वायर बनाते हैं, है ना। प्यूनेट स्क्वायर क्या होता है, ये रहा, नीचे हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। नीचे इस साइड जो है हम एग वाले यानी एग वाला लिखते हैं, इस साइड हम पोलन वाला लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखना है आपको, जो था ये टी और टी थे, यहाँ पे भी टी और टी था, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे टी, सॉरी तो हमें यहाँ पे कैसी रेशियो मिलती है, जीनोटिपिक रेशियो हमें यहाँ पे मिलती है 1:2, 2:1, ये हमारी जीनोटिपिक रेशियो होती है। यहाँ पे 3:1 हमारी फिनोटिपिक होती है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे आपको, एक सेकेंड, 1 क्या है आपके पास, यहाँ पे आपका टी है, यहाँ पे 1 क्या है आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी है। ये आपका क्या है हेट्रोजाइगस 2 है, होमोजाइगस भी टोटल 2 है, ठीक है। 3:1 क्या आ रहा है आपके पास, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। क्यों, कैसे, ये भी टॉल आएगा, ये भी टॉल आएगा, क्योंकि डोमिनेंट वाला ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये डोमिनेंट रेट है, यही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। यहाँ पे ये करेगा, यहाँ पे ये करेगा, यहाँ पे है ही नहीं तो ये रिसेसिव ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बस ये ड्वार्फ है, बाकी सारे के सारे आपके टॉल होंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना पार्ट जो है वो क्लियर हो गया। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ड्वार्फ वाला हमेशा ही होमोजाइगस होता है, देन दैट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ड्वार्फ जो होएगा वो तो हमेशा ऐसा ही होगा ना। इसके बाद हमने देखा था कि मोनोहाइब्रिड किसे कहते हैं। मोनोहाइब्रिड वर्ड जो है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड आर डिफरेंट थिंग्स। मोनोहाइब्रिड मैं किसे बोलूँगी, यहाँ पे लिख देती हूँ, मोनोहाइब्रिड में किसे बोलूँगी, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका एक जीन हेट्रोजाइगस हो, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका एक जीन हेट्रोजाइगस हो उसे मैं मोनोहाइब्रिड बोलूँगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये था ए, ये भी आपका मोनोहाइब्रिड है, ये भी आपका मोनोहाइब्रिड है, क्योंकि इसमें एक ही जीन जो है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका ये भी मोनोहाइब्रिड है, ये भी आपका मोनोहाइब्रिड है। इसके बाद प्यूनेट स्क्वायर जो था यही था आपका प्यूनेट स्क्वायर, यहीं पे मैं लिख देती हूँ, यही आपका क्या था, थोड़ी सी प्यूनेट स्क्वायर था ये आपका, ठीक है। या फिर इसे चेकर बोर्ड भी कह देते हैं हम। इनको डिज़ाइन किया था, साइंटिस्ट थे रेजिनाल्ड सी प्यूनेट, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे।
ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा था। इसके बाद मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें कराई थी आपको, वो मैं आपको बताती हूँ एक बार फटाफट से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमने, इसको मैं लिख नहीं रही हूँ, देखो बस समझा देती हूँ। पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि हमारे अंदर अगर हम हैं तो हमारे अंदर नंबर क्या है 46 होता है क्रोमोसोम्स का। पेयर हमारे पास क्रोमोसोम्स के होते हैं 23। सेट हमारे पास कितने होते हैं 2। एक सेट हमारे को मदर से मिलता है और मैटरनल होता है, एक सेट हमें पेरेंट यानी फादर से मिलता है, पैटर्नल होता है। ठीक है, तो ये हमारा लेट्स से अगर सेल है तो एक सेट ऐसा होगा, एक सेट ऐसा होगा। इसके अंदर भी आपके पास कितने होंगे 23 क्रोमोसोम। एक सेल की बात हो रही है ये, एम आई क्लियर? ये तो हमारा एक चीज़ थी। सेकंड बात क्या थी हमारे पास कि अगर आपके पास ये है यहाँ पे और यहाँ पे मैटरनल और पैटर्नल, आपको इस लोकेशन पे है तो यहाँ पे भी इसी लोकेशन पे ये मैटरनल से मान लो ये जीन मिला, पैटर्नल से ये जीन मिला, तो ये आपका एग्जैक्ट से ये जो है ना ये आपका ये मिला के यानी दिस विल बी योर, इसको आप कहलाओगे जीन, और आपके ये एक और ये फिर एक, ये दोनों आपके क्या हैं एलील्स हैं। ठीक है, तो जीन के अंदर एलील्स होते हैं। तब एलील्स को मेंडल ने एलील्स को फैक्टर्स बोला था। मेंडल ने एलील्स को फैक्टर्स बोला था। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि एलील या फैक्टर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उन्होंने बोला था कि हमेशा पेयर के अंदर आपको मिलेंगी, उसमें से एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, या फिर हो सकता है दोनों डोमिनेंट हो दोनों रिसेसिव हो, हमेशा पेयर में मिलेंगी। इनका जो ये जो होता है ना ये स्टेबल होते हैं, यानी जो अलील या फैक्टर्स हैं ये स्टेबल होते हैं, यानी ये चेंज नहीं होते लाइफ के अंदर। और फैक्टर्स जो है वो डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि ब्लेंडिंग नहीं करते हैं, कहने का मतलब था। और ये जब गमीट बनाते हैं तो ऐसे सेपरेट हो जाते हैं, यानी जो फैक्टर ऐसे हमारे अंदर मानो मदर से मिला था, फादर से मिला था ना, ये हमारे अंदर ऐसा जीन प्रेजेंट है। जब हम रिप्रोड्यूस करेंगे, जब हम गमीट्स बनाएंगे तो ये सेग्रीगेट करके कुछ इस तरीके से बना देंगे। फिर जो दूसरा पार्टनर है उसके भी आएंगे इस तरीके से, फिर रैंडम फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें 2 लॉज सीखने को मिलते हैं। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पे वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर से लिखना। पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो उनको कंट्रोल किया है डिस्क्रीट यूनिट्स ने, जिनको फैक्टर्स बोला जाता है या अलील्स बोला जाता है। उसमें से अब जब एक फैक्टर अकर इन पेयर, देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करता है, डिस्क्रीट यूनिट फैक्टर्स जो हैं उसको करते हैं कंट्रोल। ठीक है, फैक्टर्स पेयर में होते हैं जैसा मैंने आपको बोला। और एक डिसिमिलर, जहाँ पे आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है वहाँ पर एक जो होता है वो डोमिनेट करता है, और एक जो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेशन वाला होता है। ठीक है, जो रिसेसिव ट्रेट होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। ठीक है, एक आपका डोमिनेशन वाला होगा और एक आपका रिसेसिव ट्रेट होगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब दिस इज़ बिकॉज ऑफ, अब ध्यान से सुनना, एक लाइन बोल रही हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से ही हमें जब F1 जनरेशन मिली थी हमें सारी की सारी टॉल मिली थी। आपने देखा था ना, यहाँ पर F1 जनरेशन हमारे को सारी की सारी टॉल मिली थी। यहाँ पे 4 बनते हैं, आपने देखे होंगे, पर मैं चारों एक ही बन रहे, तो पॉसिबिलिटी है, फीटस तो एक ही होता है, यानी जो बच्चा होगा वो तो एक ही होगा ना। ठीक है, अब क्योंकि F1 जनरेशन में 100% हमें टॉल मिला था और F2 जनरेशन में 75% टॉल मिला था, तो इससे बहुत अच्छे से क्लियर था कि टॉल जो है वो डोमिनेंट था, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
वो क्या कहता है, ये कहता है कि ना जो अलील्स हैं, अब आपको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस तो आगे जाके फेल हो जाता है, पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बहुत ही ऑथेंटिक लॉ होता है जो कि कभी भी फेल नहीं होता है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब दोनों कैरेक्टर्स हैं वो रिकवर हो रहे हैं, यानी इससे ये तो क्लियर था कि ब्लेंडिंग तो नहीं हो रही है। जब कोई F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, F2 में वो कर रहा है, इसका मतलब ये तो था कि वो ब्लेंड तो नहीं हो रहे हैं, यानी ब्लेंडिंग तो नहीं हो रही है। ये बात तो क्लियर थी हमें, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली इसको हम क्या कह देते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स भी कह देते हैं कि जो गमीट होता है वो तो प्योर होता है, क्योंकि उसमें तो एक ही होता है ना, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गमीट्स, ठीक है। अब पेरेंट के पास तो 2 अलील्स होते हैं, इसके कहने का मतलब है कि जो पेरेंट होता है उसके पास 2 अलील्स होते हैं, पर जब वो गमीट बनाता है तो फिर वो सेग्रीगेट कर जाता है, पर जब वे गमीट बनाता है तो ये 2 अलील्स जो होते हैं ये सेग्रीगेट कर जाते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर है। और एक दूसरे से सेग्रीगेट करके अलग अलग गमीट्स बनाते हैं, और एक गमीट को इन 2 अलील्स में से एक ही अलील मिलता है, ठीक है, बाकी दूसरे गमीट को मिलता है। तो बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को अगर मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो ये कहना चाहता है कि जब गमीट बनते हैं तो ये ऐसे सेपरेट हो जाता है, ये जो गमीट बना है ये प्योर गमीट है, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास आता है कि रीज़न ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल इतना सक्सेसफुल क्यों हो गया था, इतने लोगों ने जेनेटिक्स पे वर्क किया, मेंडल ही क्यों सक्सेसफुल हुआ, मेंडल सक्सेस क्यों उसको मिला, इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। ध्यान से देखना, मेंडल के ने क्या किया था, मेंडल ने गार्डन पी पे वो वाले कैरेक्टर्स को स्टडी किया था जो कि ऑपोजिट ट्रेड्स के थे, 2 ऑपोजिट ट्रेड्स वाले कैरेक्टर्स को उसने स्टडी किया था। इस वजह से उसका जो एक्सपेरिमेंट था उसका लार्ज सैम्पल साइज़ था। अपन सबको पता है जितना ज़्यादा सैम्पल हमारा बड़ा होगा उतना कम हमारा एरर होगा, ठीक है। और उन्होंने ग्रेटर क्रेडिबिलिटी उनको मिली क्योंकि उनका लार्ज सैम्पल साइज़ था, लेस एरर था, और वो पहले वो थे जिन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को बायोलॉजी में यूज़ किया था। मैथमेटिक्स और पहले साइंटिस्ट थे मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को बायो में यूज़ करने के लिए, तो इस वजह से भी उनको बहुत क्रेडिट मिला था, ठीक है। पहले तो हालांकि साइंटिस्ट को पसंद नहीं आया था कि मैथ्स को क्यों घुसा रहा है बायो के अंदर, पर बाद में इसी वजह से, इसी कारण से उनको सक्सेस भी मिला था। और उन्होंने अपने सारे रिज़ल्ट्स या रूल्स बनाए थे, उन्होंने जो डिराइव किए थे उन सब को इन्होंने चेक करते रहते थे, बार बार उनको कंफर्म करते रहते थे, कैसे मैथ्स को यूज़ करके, या बार बार रीचेक करते रहते थे अपने कंक्लूजन्स को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 चीज़ें और आती है देन, रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस। ठीक है, रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है उसके अंदर क्या होता है ना, लेट्स से मैं इसके अंदर मैंने टीटी यानी जो टोअल वाला प्लांट लिया फीमेल, यहाँ पे मैंने शॉर्ट वाला लिया ड्वार्फ वाला मेल, ठीक है, ठीक है। और मेरे को जो रिज़ल्ट मिले दैट वाज कि 3:1 मिली मुझे F2 की रेशो, है ना, F2 की बात कर रही हूँ मैं, तो ऐसा मिला। पर रेसिप्रोकल क्रॉस में हम रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, पहले मैंने फीमेल लिया था ना, अब मैं यहाँ पे इसको मैं मेल लेती हूँ और अब मैं इसको वाले को फीमेल लेती हूँ। तो क्या जेंडर चेंज करने से मेरा रिज़ल्ट बदला? क्या मेरी F2 की रेशो चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैरेक्टर्स थे, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि जेंडर चेंज करने से वो चेंज ना करे रेशो। अगर वो चेंज नहीं कर रही इसका मतलब कि वो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स तो नहीं थे। तो हम रेसिप्रोकल क्रॉस कब करते हैं? जब हमें ये चेक करना हो कि वो सेक्स लिंक्ड तो नहीं है, ठीक है।
बैक क्रॉस आपका दो तरीके का होता है। पहला होता है आउट क्रॉस, जो कि हम ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ टेस्ट क्रॉस ही होता है। आउट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जो हमारा हाइब्रिड बना था इन F1 जनरेशन, उसको हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं। टेस्ट क्रॉस में हम उस हाइब्रिड को एक रिसेसिव पेरेंट से, हम इसको रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा देते हैं। तो अब ये जो है, इसको मैंने टेस्ट क्रॉस क्यों बोला, क्या रीज़न था कि मैंने इसको टेस्ट क्रॉस बोला। ये आउट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस, ठीक है। जब हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो हमें जो रेशो मिलेगी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। 1:1 ही मिलती है हमें जीनोटिपिक भी, 1:1 ही मिलती है मुझे फिनोटिपिक भी। मैं आपको बता भी देती हूँ कैसे आई, ठीक है, पर ध्यान से सुनना। मुझे 1:1 ही मिली और यहाँ पे भी 1:1 मिली। ये बहुत ज़बरदस्त बात थी और इसका नाम भी इसी वजह से टेस्ट क्रॉस पड़ा। मैंने आपको बोला था कि आपने स्टार्टिंग में प्योर गमीट्स लेना। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि प्योर है या फिर नहीं है? आपने कुछ नहीं करना, अगर आपको चेक करना है ना कि वो प्योर हैं या फिर वो नहीं है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप उसको रिसेसिव वाले यानी ड्वार्फ से, अगर आपको, मेरे को मान लो एक टॉल प्लांट मिला है, मुझे चेक करना है, मुझे टेस्ट करना है कि ये प्योर है या फिर इम्प्योर, क्योंकि हमें पता है हमें प्योर से ही स्टार्ट करना होता है जब हम क्रॉस को स्टार्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। तो टॉल प्लांट को मुझे चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूँगी? मैं पता है कैसे चेक करूँगी, यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ। अगर आपको चेक करना है ना, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने उस टॉल प्लांट को, मुझे नहीं पता वो हेट्रोजाइगस है होमोजाइगस, मैंने उसको ड्वार्फ से क्रॉस करा देना। ये तो हमें पता है ड्वार्फ वाला तो हमेशा ऐसा ही होगा, तो ड्वार्फ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको चुनने में, है ना। तो ड्वार्फ वाले प्लांट से मुझे उसे क्रॉस कराना है। अब मेरे को दो केसेस मिलेंगे। एक तो मुझे केस मिलेगा 1:1 वाला, जिसके अंदर आपकी फिनोटिपिक रेशो भी 1:1 है, यहाँ पर आपकी जीनोटिपिक भी 1:1। अब पता चलो दिखता तो फिनोटिपिक ही है ना, देख के चेक ही करना है, ठीक है। बट दूसरा केस आएगा जहाँ पे आपको रेशो मिलेगी ठीक है, दूसरा के, हाँ, ये वाला तो आपको समझ आ गया। ये वाला आपको कहाँ से मिला, ये वाला पार्ट आपको कहाँ से मिला, इस वाले क्रॉस से, जब आपने हेट्रोजाइगस था, यानी जब आपका ये प्योर नहीं था। ये आपको कब मिला, जब ये प्योर नहीं था। एक सेकेंड, ये आपका जब मिला जब प्योर था। अगर ये प्योर होता तो ये तो आपका बिल्कुल नॉर्मल क्रॉस नहीं हो जाता स्टार्टिंग वाला। इस केस के अंदर आपको बिना किसी एक्सेप्शन के आपको क्या मिलता, ऑल टॉल मिलते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो आपके बनते हैं वो टॉल बनते अगर आपका ये वाला क्रॉस होता है ना। बट इस वाले क्रॉस में आपको जितने टॉल मिलेंगे उतने ही ड्वार्फ मिलेंगे, यानी 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है। अब कैसे होती है वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ वाला क्रॉस एक बारी फटाफट से। ये था ना, ये वाला क्रॉस था। जब आप इसको क्रॉस कराओगे, देखो पहले तो टी और टी ये वाले मिल जाएंगे तो टी बनेगा, ये और ये मिल जाएंगे फिर टी बनेगा, फिर ये और ये मिल जाएंगे, ये वाला इसके फिर से मिल जाएगा, तो मैं ये वाला मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया, वरना अपनी पेन कॉपी पे चेक कर सकते हो, क्योंकि मैं डिटेल वीडियो नहीं बना रही हूँ, मेरे को फटाफट रिवाइज करवाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि आपको दो ये मिले थे प्रोबेबिलिटी में। तो आपके पास ये ड्वार्फ, ये टॉल 1:1 रेशो में, और जीनोटिपिक रेशो भी 1:1 थी। पर यहाँ पे अगर वो प्योर होता तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, टेस्ट क्रॉस। अगर आपको टेस्ट करना है तो आपने उसे ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराना। अगर आपको सारे टॉल मिल रहे हैं, इसका मतलब वो आपका टॉल प्लांट ही था। अगर आपको 50 टॉल 50 वो मिल रहे हैं, तो 50-50% मिल रहा है, तो आपका समझ जाओ कि वो आपका हेटेरोजाइगस कंडीशन थी। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ ना मिसलेनियस पॉइंट्स बता रही हूँ, फिर और थोड़ा सा फटाफट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी काम तो पड़ा है। वीडियो कितनी लंबी हो गई, 33 मिनट्स की। वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि इसका एक और पार्ट बना देती हूँ, एक और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बाकी का चैप्टर जो है उसको कवर कर लेंगे। सो एक बार इतनी बनाते 30 मिनट्स की। आई ट्राई कि मैं सारा जेनेटिक्स का जो यूनिट है उसको मैं 5 to 6 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट करा दूँगी, ठीक है। 5 to 6 वीडियोज़, नॉट मोर देन दैट। हो सकता है 4 में भी हो जाए, बट 6 से ज़्यादा तो नहीं लगेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वेट फॉर द पार्ट 2 एंड बाय गाइज, टेक केयर।